Welcome to Panacea Tutor. Today we are here with another set of current affairs that will cover your third week of April. So let's begin with our today's presentation. Before I begin with today's presentation, I would like to let you know that these current affairs will help you build proficiency in your competitive exams. For every other competitive exams, these will be beneficial. So my first news is from the recent bill that has been passed by the Parliament, that is Constitutional Scheduled Tribes Order Amendment Bill. Recently, our President Ramnath Kovind has given assent to this bill. But what does this bill say? This bill basically belongs to Tripura. Tripura में एक Darlong community है. This Darlong community has been recently added to the official scheduled tribes list of our country. त्रिपुरा में टोटल 19 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जिसमें से एक डालोंग कम्युनिटी है. डालोंग कम्युनिटी इज प्रोमिनेंट फॉर एजुकेशन, पब्लिक सर्विस, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर एटसेट्रा. सो इन सब चीजों में प्रोफिशिएंसी रखने वाली इस ट्राइबल कम्युनिटी को इस लिस्ट के थ्रू ऑफिशियली हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट में जो है वो ऐड कर दिया गया. इस कम्युनिटी को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था इन 2019 एंड ये कुकी कम्युनिटी की सब ट्राइब जो है कहलाई जाती है. So this is one of the important community which has been added to our scheduled tribe list by this amendment bill. From now on, this bill will be called your Scheduled Tribe Amendment Act of 2022. So that is why this has been in news recently. My next segment covers Criminal Procedure Identification Act. Recently, Ramnath Kovind has given assent to this bill as well. इसके थ्रू जितने भी आपके prisoners हैं, उनको identify किया जाएगा, उनको ऑथराइज किया जाएगा उनकी मेजरमेंट्स के लिए, ताकि जितनी भी आइडेंटिफिकेशन पर्पस हैं, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन पर्पस हैं आपके क्रिमिनल प्रोसीजर्स को लेके, उनको सिंप्लीफाई किया जा सके और इन रिकॉर्ड्स को जो है वो प्रिजर्व किया जा सके. इस बिल के थ्रू बेसिकली आपकी क्रिमिनल्स की बायोमेट्रिक डिटेल्स को केटर किया जाएगा और उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और एक डाटाबेस में स्टोर की जाएगी, जिसके थ्रू फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस में, उनके एफआईआर्स में और उनके किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड को पहचानने में हमें ईज होगी. सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड बिल जिसको रिसेंटली प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट और ये एक्ट बनने जा रहा है. एंड अनदर थर्ड बिल विच हैज बीन पास्ड बाय योर प्रेसिडेंट, दैट इज रामनाथ कोविंद, इज योर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल. अब इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल के थ्रू बेसिकली ये किया गया है कि जो हमारी दिल्ली की डिफरेंट कॉर्पोरेशंस हैं उनको मर्ज कर दिया गया है. 3 डिफरेंट कॉर्पोरेशंस हैव बीन मर्ज्ड थ्रू दिस. वन इज एनडीएमसी, एसडीएमसी एंड ईडीएमसी. ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनको बेसिकली दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में अमेंडमेंट के तहत जो है वो डाला गया है और जो आपकी नेशनल कैपिटल की ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं इनको एक साथ जो है वो मर्ज कर दिया गया है और इसे रिसेंटली रामनाथ कोविंद ने असेस दे दिया है. तो अभी आपने देखा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल एंड योर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल. These 3 bills have got assent from your president and will be rightly becoming acts in future. My next news is exercise Kripan Shakti. ये जो exercise Kripan Shakti है, it is basically conducted by Indian Army's Tri-Shakti Corps. ये जो exercise है वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की जा रही है इन सिलीगुड़ी और इसको लीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार. ये ट्राई शक्ति कॉर्प्स के लीडर हैं और इस एक्सरसाइज में ऐसा इंश्योर किया जाएगा कि वेपन्स जैसे कि गन्स, मोटर्स, इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सर्विलेंस, इन सभी को सेंसर टू शूट कॉन्सेप्ट्स को इम्बाइब किया जाएगा और उसे स्ट्रॉन्गर बनाने की जो है वो कोशिश की जाएगी और हर तरह का प्रोफेशनलिज्म जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने में अडॉप्ट किया जाएगा. ये बेसिकली वो एक्सरसाइज है जो आपकी इंडियन आर्मी और सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को कंबैट करेगी और उनको स्ट्रॉन्गर बनाएगी, उन्हें स्ट्रेंथन करेगी. सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सरसाइज विच इज टू बी प्रैक्टिस अंडर योर कृपान शक्ति. नेक्स्ट इनिशिएटिव इज योर फर्स्ट एवर डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म. फोन पे और एक्सट्रीम एक्सचेंज, इंटरनेट एक्सचेंज ने रिसेंटली एक फर्स्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है, जो कि आपकी इंटरनेट एक्सचेंज को जो है बूस्ट करेगा, उसे रिसेंटली लॉन्च किया है. इसके द्वारा 370 फोन पे यूजर्स को जो है लेटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू ऑफ द लोकेशन एंड योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. इसके थ्रू ऐसा माना जा रहा है कि जो हम अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो फोन पे यूजर्स अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं थ्रू इंटरनेट मीडियम्स या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, उन्हें स्विफ्टली मूव करने का जो है प्लान है.
एक्सट्रीम IX की अगर मैं बात करूं तो ये न्यूट्रल डाटा सेंटर कैरियर है इंटरनेट एक्सचेंज का, जो कि आपके इंडिया में ISPs को अलग अलग कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करता है लोकली और इंटरनेशनली. इट हैज बेसिकली 30 पॉइंट्स अक्रॉस 5 cities in India to more than 450 networks including internet service providers and prominent content delivery across Netflix, Amazon, etc. So this is about your फर्स्ट एवर इंटरनेट एक्सचेंज इन इंडिया, जो कि आपके फोन पे द्वारा जो है वो प्रस्तावित है. नेक्स्ट कम्स योर एल राउट सर्वर. राजस्थान एक पहली ऐसी स्टेट बनी है जो कि फ्लॉलेस इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड करने में क्षमता रखने वाली है. ये फ्लॉलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रमोट करने वाली इकलौती एल राउट सर्वर को प्रोवाइड करने वाली पहली स्टेट हैज बीन राजस्थान. इनका बेसिकली पर्पस है कि हर तरह की सिक्योरिटी को एनहांस किया जाए, ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए और जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है थ्रू आउट आवर कंट्री उसको प्रमोट किया जाए. अब राजस्थान गवर्नमेंट कुछ कुछ डिजिटल इंटरफेसेस जो है वो प्रमोट करती है या कुछ डिजिटल सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं अपने पोर्टल्स के थ्रू, जो जिसमें ई मित्र, जन आधार योजना, जन कल्याण पोर्टल, जन सूचना पोर्टल एंड अ वैरायटी ऑफ योर मोबाइल फोन एप्स. इन सभी को इस प्रोग्राम के द्वारा जो है वो बूस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो एनहांस करने वाली है. इसके द्वारा जब हम इस डिजिटल पेमेंट को हम डिवाइस कर लेंगे तो इसके अंदर हमें कोई भी रूट सर्वर जिसके अंदर हमें डोमेन नेम की जरूरत होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में. अगर मैं बात करूं तो इसे डेवलप करने वाला कौन है राजस्थान में, दैट इज भामशा स्टेट डाटा सेंटर राजस्थान में प्लस योर ICANN. ICANN स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स. तो इन दोनों के द्वारा ये जो एल रूट सर्वर है उसको डेवलप करने की जो है वो क्षमता दिखाई जा रही है. नेक्स्ट सेगमेंट कवर्स योर NetPolrex 8. अब ये NetPolrex 8 क्या है? NetPolrex 8 बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा एक जिसका 8th एडिशन आपके डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है. ये एक 2 day लॉन्ग नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है. इसके अंदर बेसिकली मरीन स्पिल्स और ऑयल स्पिल्स को कम्बैट करने की जो एफिशिएंसीज हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आप साइड स्वीपिंग आर्म्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ बूम्स, स्ट्रीमिंग ऑफ सिंगल शिप ऑपरेटेड कंटेनमेंट्स, फायर फाइटिंग ड्रिल्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सरफेस एंड एयर ऑयल्स डस्टबिन सिस्टम्स, इन सभी सिस्टम्स के द्वारा आप इन सभी क्षमताओं को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे. और इसके अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि जिसमें आपके 45 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स होंगे 18 कंट्रीज में से, और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है. अगर इसमें मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूं तो डॉक्टर M रविचंद्रन जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी हैं वो पार्ट ले रहे हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद मंसूमर रहमान एंड योर डायरेक्टर जनरल ऑफ CACP 11 भी इसका पार्ट जो है वो बनेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट एक्सरसाइज जिसमें आप मरीन स्पिल्स और ऑयल स्पिल्स को जो है केटर करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट सेगमेंट कवर्स पोर्टल EDAR. EDAR basically stands for Electronic Digitized Detailed Accident Report. अब इस पोर्टल के द्वारा किया क्या जाएगा? इस पोर्टल के द्वारा ये क्षमताएं बढ़ाई जाएंगी कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके जो इंश्योरेंस क्लेम करने वाले लोग होते हैं उनके क्लेम्स को जो है वो जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचाया जा सके. तो ये एक ऐसा एकमात्र पोर्टल जो है हमारी कंट्री में रिसेंटली डेवलप किया गया है जिसके द्वारा जो इंश्योरेंस कंपनी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ मिलकर एक नया पोर्टल जिसका नाम EDAR है उसे डिवाइस करने वाली है. जितने भी एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनकी जल्दी से जल्दी शनाख्त करनी, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी, जो इंजर्ड हैं, जो उनके कंपनसेशन क्लेम्स बनते हैं, उन सभी को एकमात्र एक प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा. वाहन नाम जहां पे आप ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू व्हीकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. जो भी एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनकी फोटोज, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उन सभी के आधार पे उन सारी इंफॉर्मेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे क्लब किया जाएगा और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इंश्योरेंस कंपनीज को ईज हो जाएगा कि वो आसानी से एक्सीडेंट विक्टिम्स को जो है वो क्लेम्स दे पाए. सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड पोर्टल जिसके अंदर आप इंटीग्रेटेड रोड डाटा बेस जो कि आपका 90% ऑफ द डाटा बेसिस जो है उसको कलेक्ट करता है, इसकी मदद से आप जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और एक्सीडेंट विक्टिम्स को जल्द से जल्द क्लेम पहुंचाने तक का मायना जो है वो करोगे. अब ये किसकी गाइडेंस के थ्रू किया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस हैं, दैट इज संजय किशन कौल एंड MM सुंदरेश. इनकी गाइडेंस के द्वारा ये जो पोर्टल है इसे डिवाइस किया गया है और ऐसा इंश्योर किया गया है कि आने वाले टाइम में जो भी
एक्सीडेंट हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं, वहां पे सेफ कीपिंग के लिए भी आगे जो है वो प्रोमिनेंट मेजर्स लिए जा सकें, इसीलिए इस ईडार पोर्टल को जो है वो डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल। यस, अब चाइना और पेरू को पीछे हराते हुए जहां पे जो टनल्स की जो डेप्थ है दैट इज जस्ट 16,000 फीट, उनको पीछे हराते हुए इंडिया में वन ऑफ अ काइंड हाईएस्ट टनल जो कि प्रोजेक्ट योजक के अंडर बनाया जा रहा है, इट इज इन लद्दाख। ये टनल जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाएगा इन शिंकुला पास। अब शिंकुला पास जो है ये बेसिकली आपकी जास्कर वैली जो कि लद्दाख में है और लाहौल वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उन दोनों के बीच में बनाया जाएगा। बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को जो है वो कनेक्ट करेगा और लद्दाख में इस टनल को जो है वो बिल्डअप किया जाएगा। ये टनल हमें इंडिया का वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल देगा बाय 2025। ये एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ पे व्हीकल्स को पास कर पाएंगे और चाइना और पेरू का जो हाईएस्ट टनल का रिकॉर्ड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 16,000 फीट, उसको ब्रेक कर पाएंगे क्योंकि ये टनल का जो ऑल्टीट्यूड है वो 16,580 फीट अबव सी लेवल जो है वो माना गया है। सो दिस विल बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करने वाला एक टनल है जो कि आपका शिंकुला पास पे बनाया जाएगा। इसे प्रोजेक्ट योजक के तहत जो है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया। रिसेंटली मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन हैज ब्रोकन रिकॉर्ड्स। आपकी रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6.95% रिकॉर्ड की गई है जो कि आपकी सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है। सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस्ड इंडेक्स इन्फ्लेशन। ये 6.95% इन मार्च रिकॉर्ड की गई है। अगर इसके कंपैरिजन में देखो, इन योर सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन आप बेसिकली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ये जो एडिबल ऑयल, ये जो हमने कुछ आइटम्स लिस्ट की हैं, इन सभी को इंक्लूड करते हो। अगर मैं इनके पैरामीटर्स पे आपको ध्यान दिलाऊं तो एडिबल ऑयल जो है 18.79% तक बढ़ चुका है, मीट एंड फिश 9.63%, वेजिटेबल्स एट 11.64%, फ्यूल एंड लाइट एट 7.52% एंड फुटवेयर एंड क्लोथिंग एट 9.4%। तो इसके तहत आप देख सकते हो कि हमारी इकोनॉमी में जो जनरल प्राइसेस हैं इन सब चीज़ों के वो कितने ज़्यादा स्तर तक बढ़ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो वॉर है, दैट हैज़ डायरेक्टली इम्पैक्टेड दिस इंडिसेस, इसीलिए हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो भी 4 मंथ हाई के सिनेरियो पे है, दैट इज 14.55%। दिस इज ऑल्सो अ बिग वरीसम फैक्टर और इसका भी यही कहना है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है जो कि हमारे सप्लाई चेन मैकेनिज्म्स को डिस्टर्ब कर रही है, प्लस हमारे जो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दिस हैज ऑल इम्पैक्टेड योर होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करूं, कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली आप फूड और फ्यूल प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करते हो, दैट इज योर कोर इन्फ्लेशन। दैट मीन्स इसके अंदर फूड और फ्यूल इन दोनों इंडेक्सेस को अगर एक्सक्लूड कर दूं तो जो इन्फ्लेशन बचती है दैट इज योर कोर इन्फ्लेशन, वो भी 10 मंथ्स हाई पे है, विच इज ऑल्सो अ वरीसम फैक्टर अगेन, दैट इज 6.29%। सो दीज आर ऑल वरीसम फैक्टर्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। अब अगर मैं बात करूं कि रिटेल इन्फ्लेशन की ये जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स है ये देता कौन है, दिस इज गिवन बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत जो है वो बनाया जाता है। तो इन्हीं ने ये इंडिसेस जो है वो सामने लाए हैं हमारे यहाँ और ये एक वरीसम फैक्टर बन चुका है। और इन्होंने एक और इंडिसेस जो है एक लाइमलाइट में लेके आए, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ऑफ इंडिया, जो कि इन्होंने कहा है कि 1.7% तक पहुंच चुका है इन योर फरवरी 2022। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 1.7% तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो कर चुका है। Now next segment covers important days and dates of your third week of April. So let's begin with the first date. 16th April को आप वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वॉइस डे बेसिकली पहली बार ब्राजील में 1999 में सेलिब्रेट किया गया था टू ऑनर द पीपल विद गुड वॉइसेस विद द कैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। इस डे को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और तब से लेके अब तक हम एवरी ईयर ऑन 16th April वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल की बात करूं तो वर्ल्ड हेमिफोलिया डे मनाया जाता है। ये बेसिकली आपकी बर्थ एनिवर्सरी मार्क करता है ऑफ फ्रैंक सैनबेल, जो कि फाउंडर है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के। इनकी बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन यानी कि 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट डे इज 18 अप्रैल। 18 अप्रैल इज इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं।
इस डे को इसीलिए हर साल इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम अपने जो हेरिटेज है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनकी अवेयरनेस के बारे में, उन्हें कैसे कंजर्व किया जा सकता है, उन्हें कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचाया जा सकता है, उन सभी पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज 19th अप्रैल। 19th अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लिवर डे। ये बेसिकली इस अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है ताकि आप लिवर डिजीजेस यानी कि एनी एलिमेंट रिलेटेड टू लिवर, उन सबको कम्बैट करने में हम प्रोफिशिएंसी रख पाएं और अवेयरनेस इन सब चीज़ों के बारे में फैला पाएं। 20th अप्रैल को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर चाइनीज जो है, जो कि चाइना की लैंग्वेज है, दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उस चाइनीज लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने के लिए 20 अप्रैल को जो है वो चुना गया है। 21 अप्रैल की बात करूं तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है इस दिन, और वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। 2 डेज नेशनल सिविल सर्विसेज डे का मतलब कि हम सिविल सर्विसेज की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो सिविल सर्वेंट्स या डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स जो हमने आज तक चूज किए हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनके फील्ड को सेलिब्रेट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। अगर मैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे की बात करूं तो इसमें बेसिकली लोगों की क्रिएटिविटी पैरामीटर्स को ऑनर करने के लिए और उन्हें एनकरेज करने के लिए इस डे को जो है वो मनाया जाता है। 22 अप्रैल को 52nd इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया गया। इस मदर अर्थ डे का बेसिकली जो थीम था दैट वाज इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इसे बेसिकली इसीलिए मनाया गया ताकि हम अपनी मदर अर्थ को कंजर्व कर पाएं और ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाएं ताकि हम अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट से जो है वो बचा पाएं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिसर्च वर्किंग पेपर जो है वो पब्लिश किया। इस पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर को 2 इकोनॉमिस्ट यानी कि सुतीर्था सिन्हा रॉय और रॉयविन डेर वीडी ने जो है वो डिवाइस किया है। इनका ये कहना है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिसेस हैं वो आने वाले टाइम में डिक्लाइन करने वाले हैं। इन्होंने ये कहा कि हमारी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी पॉइंट्स है वो 12.3 परसेंटेज पॉइंट्स तक 2011 से 2019 के बीच में डिक्लाइन करने वाले हैं। अगर मैं इनके रिसर्च पेपर को थोड़ा और इलैबोरेटिव वे में डिस्कस करूं तो दे हैव सेड दैट एक्सट्रीम पॉवर्टी वाज एस्टिमेटेड टू बी 22.5% इन 2011 जो कि डिक्लाइन होगी टुवर्ड्स 10.2% इन 2019। अगर मैं रूरल पॉवर्टी की बात करूं यानी कि ऐसी पॉवर्टी, ऐसी गरीबी जो हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, तो 4.4% उनका एस्टिमेट था इन 2011-15 जो कि 10.3% तक जो है वो 2015-19 में डिक्लाइन होता दिखा। अगर मैं अर्बन पॉवर्टी की बात करूं दैट वाज 1.3% इन 2011-15 और अगर 2015 की एग्जैक्टली बात करूं दैट वाज 12.9% जो कि आपका रेट बढ़ गया। then again fell down to 6.3% in 2019। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है अर्बन पॉवर्टी के इंडेक्स में, दैट इज अर्बन पॉवर्टी जो है डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो कि आपकी 2016 में हुई थी, दैट रोज बाय 2 परसेंटेज पॉइंट्स, दैट वाज अगेन अ वरीसम फैक्टर। और इस सभी रिसर्च पेपर की फाइंडिंग्स को, जो कि टाइटल उस रिसर्च पेपर का है पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइन्ड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। तो दिस टाइटल सिग्निफिकेंटली डिफाइंस कि हमें किस चीज की कमी है हमारे पॉवर्टी सेक्टर में, जो कि ये इंडिसेस हैं दैट आर ग्रोइंग। डिक्लाइन तो हुई है पर उस लेवल तक डिक्लाइन नहीं हुई है जिस लेवल तक एक्सपेक्टेड थी। These all things have been highlighted in your World Bank's policy research working paper. Next is the United Nations Department of Economic and Social Affairs यानी कि UNDSA रिपोर्ट। इन्होंने भी पॉवर्टी एस्टिमेट्स को लेके कुछ रीसेंट जो इंडिसेस है, रीसेंट जो स्टैटिस्टिक्स है वो लाइमलाइट में लेके आए हैं। इन्होंने 60 इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कंबाइन करके पॉवर्टी के कुछ एस्टिमेट्स के ऊपर बात की है। इनका ये कहना है कि कोविड-19 के चलते 77 मिलियन से ज्यादा पीपल जो हैं पॉवर्टी का शिकार हो गए हैं। In the year 2021 only 77 million more people have been a prey to the poverty in 2021। अब इस रिपोर्ट का टाइटल जो है दैट इज 2022 फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रिजिंग द फाइनेंस डिवाइड। अब इनका ये कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इस सिचुएशन को जो है और भी वर्सन करने में मदद मिली है, यानी कि कोविड-19 वाज अ प्रायर टू इट एंड रशिया यूक्रेन वॉर हैज एडेड फ्यूल टू दिस फायर। तो इसी के चलते जो है हमारे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो विटनेस की जा रही है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का बेसिकली मतलब होता है कि $1.90
अगर इससे कम एक इंसान एक दिन में कमाता है तो दैट पर्सन विल फॉल इनटू द पॉवर्टी ट्रैप। और ऐसा माना गया है कि 2019 में दिस नंबर वाज 812 मिलियन एंड बाय द एंड ऑफ 2021 दिस नंबर हैज रोज टू 889 मिलियन। सो पीपल हैव बीन gone into a poverty trap because of this increasing number of extreme poverty। अब अगर बात की जाए इस रिपोर्ट की, इनका ये मानना है कि हमें यूएन डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 के यूएन डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसके अंदर हमें पॉवर्टी को एंड करना है, क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना है, जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करना है, इन सब इंडिसेस पे काम करना होगा, तभी हम इस एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन को जो है वो कम्बैट करने में क्षमता रखेंगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। रिसेंटली IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। इनका ये कहना है कि आने वाले 2023-2024 में जो आपकी GDP ग्रोथ है दैट विल बी जस्ट 6.9%। इन्होंने ऐसा जनवरी में 2022 में कहा था कि ये 7.1% तक होगी। दैट मीन्स इन्होंने अपनी ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इसे कम कर दिया है फ्रॉम 7.1% टू 6.9%। और इनका ये भी कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इट विल बी 3.1%। एज एक्सपेक्टेड इट वाज 1.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। और रिटेल इन्फ्लेशन का इनका कहना है कि वो 6.1% पे होगी। अभी आपने मार्च में चेक किया था कि रिटेल इन्फ्लेशन वाज 6.95%। अभी रिसेंटली हमने पिछली स्लाइड्स में कवर किया था। बट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का कहना है कि हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन अभी है दैट इज 6.1%। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस फॉरकास्ट को 5.7% पे दिया है। दैट मीन्स डिफरेंट एजेंसीज हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट नंबर्स। क्योंकि ये स्पेकुलेशंस है, फ्यूचर आउटकम्स के ऊपर बेस्ड है, तो इनमें जो है वेरिएशन जो है वो पाई जा सकती है। इन्होंने हमारी जो ग्रोथ फॉरकास्ट है उसे ऑल इन ऑल 8.2%, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमारी जो ग्रोथ फॉरकास्ट है उसे 8.2% तक जो है वो लोअर कर दिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2022 जनवरी में इन्होंने ये जो स्पेकुलेशन लगाई थी वो 9% पे लगाई थी, यानी कि 9% से ये लोग 8.2% पर आ चुके हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव साइटेड रशिया यूक्रेन वॉर एज द रीजन। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर इंडेक्स जो हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, जो हमारी GDP प्रोस्पेक्ट, जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स, जो हमारे अलग अलग रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है या हमारी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को मेजर करता है, that all numbers have been reduced, have declined to few numbers just because of Russia-Ukraine war। Russia-Ukraine war का almost हर वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है और यही कारण है कि हमारे ये जो नंबर्स हैं they have declined from our previous estimates। और अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो ग्लोबल इकोनॉमी में 2023 में ऐसा माना गया है कि 3.6% तक ग्रोथ हो सकती है एज कम्पेयर टू 2022 जो कि सेम ही ग्रोथ थी आपकी। एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात करूं तो इन्होंने 2023 को 2.4% पे रखा है एज कम्पेयर टू 3.3% इन 2022। और अगर मैं डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करूं, यानी कि जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी है, तो इनकी ग्रोथ प्रोजेक्शन को 4.4% पे रखा गया है एज कंपेयर टू 3.8%, यानी कि देयर इज अ सब्सटैंशियल शिफ्ट, अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज। और एडवांस इकोनॉमीज को कम पैरामीटर जो है वो दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट इज नेक्सो कार्ड। अब ये पहला ऐसा लंदन बेस्ड कार्ड है, लंदन यूके बेस्ड कंपनी है नेक्सो। उन्होंने एक नेक्सो मास्टर कार्ड जो कि DI पॉकेट के साथ मिलकर एक नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड होगा जिसे कि यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। अब ये जो नेक्सो कार्ड है ये बोथ फिजिकल और वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है। ये आपके सेलर्स को अपने डिजिटल एसेट्स को बिना सेल किए जो है वो पेमेंट देने का जो है मौका प्रोवाइड करेगा। 92 मिलियन मर्चेंट्स वर्ल्ड वाइड जो कि मास्टर कार्ड यूज करते हैं वो इस कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे। और इट अलाउज योर इन्वेस्टर्स कि 90% ऑफ द फिएट वैल्यू जो कि आपकी क्रिप्टो एसेट्स की है उस लिमिट तक जो है वो आप स्पेंड कर सकते हैं। जो कस्टमर्स लोन टू वैल्यू रेशियो जो 20% के अराउंड रखते हैं उनको 0% इंटरेस्ट जो है इस चीज के ऊपर पे करना होगा। सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ कार्ड विच हैज बीन launched by Nexo with Mastercard and your DI Pocket। DI Pocket एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मनी फर्म है जो कि आपके डिफरेंट इंडिसेस को मेजर करती है। नेक्स्ट इज ह्यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट। अब इस लिस्ट के अनुसार साइरस पूनावाला जो कि
आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं, उन्हें एज रिचेस्ट हेल्थ बिलियनियर जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ऐसा इस लिस्ट के अकॉर्डिंग माना गया है कि इनके पास 26 बिलियन यूएस डॉलर जो है वेल्थ एस्टिमेट की गई है। इन्हें फॉलो किया है सेकंड नंबर पे थॉमस फ्रिस्ट जूनियर, जो कि फैमिली ऑफ HCA हेल्थ केयर से आते हैं, और ली जिंडिंग एंड ज्यू हांग ऑफ मिद्रे, जो कि सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं विद 19 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर मैं वर्ल्ड सिनेरियो की बात करूं तो चाइना के पास मैक्सिमम हेल्थ केयर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। चाइना के पास 34 हेल्थ केयर बिलियनियर्स हैं। इट इज फॉलोड बाय यूएसए जिनके पास 16 है, स्विट्जरलैंड के पास 15 हैं, ऑन द थर्ड नंबर जर्मनी के पास 11 है, एंड इंडिया हैज 9 हेल्थ केयर बिलियनियर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट। नेक्स्ट इज RS-28 सम्राट, जिसको आप सतान 2 भी बोलते हो। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि आपकी रशिया द्वारा जो है वो रिसेंटली टेस्ट लॉन्च जो है वो की गई। इसे टेस्ट फायर किया गया। इसका अगर मैं वेट बताऊं तो 200 टन के बराबर है। इट इज 35.3 मीटर्स लॉन्ग एंड 3 मीटर्स इन डायमीटर। इसे रशिया के मैकेव स्टेट रॉकेट सेंटर, जो कि आपके रोस्कोमॉस का पार्ट है, उसने लॉन्च किया है। और ये नियरली 6000 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने की क्षमता जो है वो रखता है। अब इसके थ्रू हम लॉन्गेस्ट डिस्ट्रक्शन पावर इन द वर्ल्ड जो है उसको लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटीज है वो रशिया डेवलप कर रहा है। इसका टारगेट अगर 6000 किलोमीटर है, दैट मीन्स इट कैन रीच वाइडर डिस्टेंसेज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये रशिया के जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको बूस्ट देगा। ये एक बेसिकली लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है जिसको 3 स्टेजेस में डेवलप किया गया है। और बैलिस्टिक मिसाइल अगर कोई भी कंट्री डेवलप करती है तो वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और इन सभी क्षमताओं को जो है अपनी कंट्री के लिए बूस्ट करती है। और रशिया ने फर्स्ट ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड ऐसी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम शैतान 2 है उसको लॉन्च किया है। ये बेसिकली एक पुरानी R-36M ICBM को जो है वो रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। सो दिस इज अबाउट योर RS-28 स्मार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट इज श्रीलंका को हमने रिसेंटली $500 मिलियन की असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड की है। अब हम श्रीलंका को इतनी बड़ी अमाउंट की असिस्टेंस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? अब आपको पता होगा कि श्रीलंका में बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया ने श्रीलंका को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की है। इससे पहले भी इंडिया ने ऑलमोस्ट 4 लाख टन के बराबर जो है वो फ्यूल प्रोवाइड किया है श्रीलंका को, और 52 बिलियन से भी ज्यादा फूड, फ्यूल और बाकी एसेंशियल्स जो है वो प्रोवाइड किए। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ही क्यों श्रीलंका की हेल्प कर रहा है? व्हाई नॉट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस आर हेल्पिंग श्रीलंका? ऐसा माना जा रहा है कि IMF को मदद पहुंचाने में कम से कम 6 महीने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल मिनिमम टेक 6 months टू रीच विद द फाइनेंशियल एड टू द श्रीलंकन इकोनॉमी। उस टाइम पीरियड तक जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। दैट मीन्स हमने फर्स्ट राउंड में इनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड की थी और रिसेंटली हमने इन्हें $500 मिलियन जो है वो प्रोवाइड किए हैं। श्रीलंकन इकोनॉमी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग क्राइसिस। ये लोग जो द कॉमन पीपल हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू डेप्रिवेशन ऑफ फूड, फ्यूल एंड मेनी अदर एसेंशियल कमोडिटीज, जिसके कारण सर्वाइवल जो है वो वहाँ पे मुश्किल हो चुका है। सो दिस इज द एड दैट इंडिया हैज गिवन टू श्रीलंका। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस दिस वीक। सो पहली अपॉइंटमेंट जो है वो चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो कि कमलेश नीलकंठ व्यास को दी गई है। इन्हें 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि ये पहले भी आपके चेयरमैन ही थे, बट अब इनका एक्सटेंशन जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सेकंड इज न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये मनोज पांडे को बनाया गया है। ही इज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इनसे पहले मनोज मुकुंद नरवाने was the army chief. Next is Yemeni president resigns. Yemeni president ने recently resign किया है, जिनका नाम है अब्द्रबू मंसूर हादी। Next is PM of कोटे दी इवर। ये बेसिकली एक साउथ वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट की एक कंट्री है जिनके प्राइम मिनिस्टर जो है पैट्रिक एची को चूज किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हैज बीन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्हें अजय कुमार सूद को प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो चूज किया गया है। इन्हें 3 साल के लिए जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज बबीता सिंह। बबीता सिंह को ग्लोबल पीस इन्वेस्टर
2022 का जो ऑनर है वो दिया गया है। इसे एएसी और इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव द्वारा जो है वो वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट इज डेविड एटनबोरो, इन्हें चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। इस अवार्ड का बेसिकली ये मकसद होता है कि हम नेचर और उसकी रिस्टोरेशन में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उन सब की अचीवमेंट्स को हम ऑनर कर पाएं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज रिसेंटली। नेक्स्ट इज ईल की एक नई स्पीशीज जिसको आप अरिसोमा इंडिकम जो है वो कहते हो, हैज बीन डिस्कवर्ड। अरिसोमा में बेसिकली इंडिकम बेसिकली इंडिया से एंडेमिक है, इंडिया में पाई गई ये स्पीशीज है पहली बार, तो इंडिकम वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दैट। अरिसोमा की बात करूं तो इसके अंदर 7 स्पीशीज इंक्लूडेड है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो 223 स्पीशीज जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो रिसेंटली केरला और वेस्ट बंगाल के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस स्पीशीज को है जो डिस्कवर किया है। इन्होंने 12 स्पेसिमेंस जो हैं वो कलेक्ट किए थे फ्रॉम डिफरेंट कोस्टल एरियाज ऑफ केरला एंड वेस्ट बंगाल, और वहां से इस स्पीशीज को जो है वो रिकॉग्निशन जो है वो मिला है। और इस स्पीशीज की लेंथ जो है वो 362 मिलीमीटर जो है वो पाई गई है, और इसकी जो बॉडी है दैट इज ग्रीनिश ब्राउन इन कलर, और इसका जो डॉर्सल हेड है दैट इज इन सम प्रोपोर्शंस। अब इसके जो हेड है इसके ऊपर फेंट डार्क बैंड्स हैं दैट इज इन इट्स डॉर्सल हेड पोजिशन। तो इसके कारण ये जो स्पीशीज है इट हैज बीन इन न्यूज, और ये जो स्पीशीज ऑफ ईल की स्पीशीज है कोजरेड ईल्स ग्रुप को जो है वो बिलोंग करती है। So this is one of a kind eel species which have been discovered recently by your Indian scientists. Next is 48th La Roda International Open Chess Tournament. इसके अंदर इंडिया को फिर से प्राउड फील हुआ है। डोमराजू गुकेश ने रिसेंटली इस 48th La Roda International Open टूर्नामेंट को जो है वो जीता है। ये स्पेन में कोस्टला मांचा में जो है वो कंडक्ट किया गया था, एंड ही हैज मेड अस प्राउड। इन्होंने इजराइल के जीएम विक्टर मिखलवेशी को हराया है और इंडिया को एक ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो है वो जितवाया है। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत इंडिया की हेल्थ की फ्लैगशिप स्कीम है। इसने रिसेंटली अपनी 4th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, और इस 4th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन जो है वो हेल्ड की थी। इस वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन में बेसिकली हमने 3 लाख टेलीकंसल्टेशंस जो कि आपकी ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के द्वारा कंडक्ट की गई, जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है अगेन, कुछ योगा सेशंस कंडक्ट किए, कुछ ब्लॉक हेल्थ मील्स कंडक्ट किए ताकि हम अवेयरनेस फैला पाएं डिप्थीरिया, मीजल्स और इन सभी डिसीजेस के रिलेटेड, इन सभी चीज़ों को जो है वो डाला गया। आयुष्मान भारत बेसिकली आपकी एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो कि आपके 2018 से इस्टेब्लिश किए गए हैं। सबसे पहला हेल्थ सेंटर जांगला इन बीजापुर जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था, और तब से लेके अब तक हमने काफ़ी सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं, और इन्हीं को आयुष्मान भारत के अंडर जो है वो डाला गया है। अब आयुष्मान भारत की अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए जो है प्रति वर्ष मुफ्त इलाज दिया जाता है। अस्पतालों में कैशलेस इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में वो इंश्योर किया जाता है, और 50 करोड़ लोगों को इस स्कीम के थ्रू जो है डायरेक्ट बेनिफिट मिलने की जो संभावनाएं उन्हें जताया गया है। 10 करोड़ से भी ज्यादा जरूरतमंद जो परिवार हैं इस स्कीम के थ्रू जो है वो कवर किए गए हैं। ये बेसिकली हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम है जिसके अंडर ये सभी वायबल पैरामीटर्स जो हैं वो चुने गए हैं। और अगर ये अभी रिसेंट ये जो 4th एनिवर्सरी वाला पैरामीटर है, इसके अंदर मोर देन 1 लाख ऑफ योर ABHWs यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स जो हैं उन्होंने अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से जो है वो पार्टिसिपेट किया है, और इस मीटिंग को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को उड़ान स्कीम के लिए, उड़ान मतलब उड़े देश का नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के लिए इन्हें ये प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से जो है वो नवाजा गया है। इन्हें इनोवेशन जनरल जो है सेंट्रल कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया गया है। सिविल सर्विसेज डे पे इस अवार्ड को इन्हें प्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं उड़ान स्कीम की बात करूं तो उड़ान स्कीम का बेसिकली मतलब ये है कि आम आदमी के लिए जो एयर ट्रेवल है उसे अफोर्डेबल बनाना।
यानी कि कोई भी आम इंसान जो है वो प्लेन में जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तो इस स्कीम, ये फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप स्कीम है पूरे वर्ल्ड में। जो फर्स्ट फ्लाइट जो है स्कीम के अंदर जो ली गई थी, दैट वाज इन जनवरी 2017। अ कैप ऑफ ₹2500 इज फिक्स्ड फॉर 1 आवर कमर्शियल फ्लाइट। 1 घंटे की कमर्शियल फ्लाइट के लिए एक जो कैप है 2500 रुपए तक फिक्स कर दी गई है, और 30 मिनट ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर्स। इस स्कीम का बेसिकली पर्पस ये होगा कि हम गुड गवर्नेंस को जो है प्रमोट कर पाएं, लास्ट माइल कनेक्टिविटीज को प्रमोट कर पाएं, और डिफरेंट क्वालिटेटिव अचीवमेंट्स को जो है वो अचीव करने में सक्षमता रख पाएं। ये जो अवार्ड दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर हमें एक ट्रॉफी दी गई है, स्क्रोल दिया गया है और कैश प्राइस जो कि 10 लाख का अमाउंट रखता है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को दिया गया है। So this is one of the another scheme which has been used recently. Next is 2022 Malcolm Adise Award. Recently ओडिशा के मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट जिनका नाम प्रभात पटनायक है, उन्हें इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। ये अवार्ड जो है हर साल मैल्कम एंड एलिजाबेथ अदीसे ट्रस्ट जो है उसके द्वारा दिया जाता है। और अगर मैं प्रभात पटनायक की बात करूं तो ही वाज बोर्न इन 1945 इन ओडिशा। ये जेएनयू में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। ये आपके सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के भी एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं। ये स्पेशलाइज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल इकोनॉमी में। सो ही हैज बीन वन ऑफ द प्रोफिशिएंट इकोनॉमिस्ट दैट हैज बीन बोर्न इन इंडिया, और इन्होंने काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं हमें इंडिया में दिए हैं। इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं, यानी कि जैसे टाइम, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड इगैलिटेरियज्म, and has given retreat to unfreedom, the value of money, re-envisioning socialism. These are some of the essays which has been portrayed by him in his verses. Next is book Hear Yourself for India. ये एक बहुत ही important book है जो इस हफ्ते रिलीज की गई है। इस बुक के ऑथर जो है that is प्रेम रावत। इन्होंने Hear Yourself बुक जो है वो इस हफ्ते जो है काफी इंपॉर्टेंट बुक जो है वो रिलीज की है। ये बुक जो है 58 कंट्रीज में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसे पब्लिश करने वाले हार्पर वन है, और बुक का टाइटल हेयर योरसेल्फ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वो रखा गया है। अब ये जो बुक है, इट विल हेल्प द रीडर्स टू डेवलप अ बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंड देयर ओन पोटेंशियल। ऐसी क्षमताएं रखने वाली इस बुक को रिसेंटली जो है वो डिवाइस किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई करंट अफेयर्स फॉर द डे। आई होप you liked the content of our video. So please don't forget to like, subscribe and share Panisha Tutor. Thank you so much for joining us.